टाइटैनिक का डूबना कोई बैड लक नहीं था, बल्कि जहाज के मालिक और कैप्टन का लालच था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज बोला जाता था, फिर भी ये अपने पहले ही सफर में डूब गया। हजारों लोगों की चीखों से पूरा ओशियन गूंज उठा। पल भर में चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखने लगी। इस इंसिडेंट में इतने लोगों की जान गई थी कि इसे वन ऑफ मोस्ट डेडली इंसिडेंट बोला जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों इसे अनसिंकेबल जहाज बोला जाता था और उस रात क्या हुआ जिस वजह से यह जहाज डूब गया। RMS टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा शुरू करता है। इसे 6 दिन बाद न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि ये अपने समय का सबसे फास्ट और लग्जरी जहाज था। इसके लग्जरी फ्यूचर किसी टॉप लग्जरी होटल से कम नहीं थे। इसमें एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट और एक लाइब्रेरी थी। इसी वजह से कुछ लोग इसे समुद्र का शहर भी कहते थे। इन लग्जरी फ्यूचर के साथ इसके सेफ्टी फ्यूचर भी बहुत अच्छे थे। इसमें डबल हल का यूज किया गया था। हल जहाज के इस पार्ट को कहते हैं जो कि पानी के अंदर रहता है। डबल हल इसलिए यूज किया गया था ताकि ये जहाज पानी के अंदर किसी चट्टान से टकराकर इसका एक हल डैमेज हो जाए तब भी ये जहाज तैरता रहेगा। पर अगर इसके दोनों हल डैमेज हो जाए तो इसको 16 अलग अलग वाटर टैंकर्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से अगर कोई 4 वाटर टैंकर पानी से भर जाते तो भी ये जहाज तैरता रहता। इसीलिए इसे अनसिंकेबल जहाज बोलते थे। पर जिन इंजीनियर्स ने इसे बनाया था उन्होंने इसे अनसिंकेबल नहीं बोला। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जिसका ये जहाज था, इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने पब्लिक के सामने ओपनली टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज बोला था। आखिर टाइटैनिक को अनसिंकेबल क्यों बोला गया? अगर ये जान लेते हो तो तुम्हें उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि कंपनी के मालिक का वो कौन सा लालच था जिस वजह से ये जहाज डूब गया। टाइटैनिक को सफर पर निकले 2 दिन हो चुके थे, तभी टाइटैनिक को पहले आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है। समुद्र में जहाज एक दूसरे को रेडियो के द्वारा बताते रहते हैं कि यहाँ पर बर्फ के पहाड़ हैं, संभल कर आना। धीरे धीरे शाम हो जाती है और इस दिन टाइटैनिक 2 आइसबर्ग को क्रॉस कर लेता है। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि टाइटैनिक अपनी स्पीड नहीं कम कर रहा था, वो अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दूसरे जहाजों को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 8 दिनों का समय लगता था। पर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के ओनर जोसेफ ब्रूस इसमें चाहते थे कि टाइटैनिक ये डिस्टेंस 6 दिनों में पूरा करे। अगर ये हो जाता तो टाइटैनिक उस समय का सबसे सेफ और सबसे फास्ट जहाज बन जाता, जिस वजह से और ज्यादा पैसेंजर टाइटैनिक में सफर करते और जे ब्रूस स्मिथ मोटा प्रॉफिट कमा पाते। ब्रूस के इसी लालच की वजह से इनकी कंपनी और ये जहाज पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था। 14 अप्रैल 1912 अब तक टाइटैनिक 7 आइसबर्ग को सक्सेसफुली क्रॉस कर चुका था। धीरे धीरे शाम होने लगी। इसी के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आने लगी और आसमान में घने बादल छा गए, जिस वजह से आज चांद भी छुप गया। काली रात और ज्यादा काली हो गई। तभी टाइटैनिक को SS कैलिफोर्निया के द्वारा एक और आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है। तो कैप्टन एक बार फिर से जहाज की स्पीड स्लो करने के लिए जे ब्रूस से परमिशन लेते हैं, पर जवाब मिलता है कि इस जहाज को क्या ही होगा, समुद्र में आइसबर्ग तो मिलते ही रहेंगे। जिस वजह से टाइटैनिक इन लहरों को चीरते हुए अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर से आगे बढ़ रहा था।
जहाज के टॉप पर एक लुकआउट पॉइंट होता है जिसे क्रॉस नेस्ट भी बोला जाता है। इसमें 1 से 2 लोग बैठते हैं जो दूरबीन की हेल्प से आगे देखते रहते हैं। अगर जहाज के पाथ में कोई अड़चन आती है तो तुरंत कैप्टन को बताते हैं। टाइटैनिक के क्रॉस नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली बैठे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास दूर देखने के लिए दूरबीन नहीं थी। क्योंकि टाइटैनिक की ये पहली यात्रा थी, इसलिए जे ब्रूस जो कि टाइटैनिक के मालिक थे, इनका कहना था कि जहाज पर अनुभवी लोगों का होना जरूरी है। इसलिए कुछ अनुभवी लोग जो कि दूसरे जहाज पे थे उन्हें टाइटैनिक पर लाया जाता है और जो टाइटैनिक पर थे उन्हें दूसरे जहाज पर भेजा जाता है, जिनमें से डेविड बिलियर को दूसरे जहाज पर भेजा गया था। जब ये टाइटैनिक को छोड़कर जा रहे थे तो उस लॉकर की चाबी भी साथ लिए जाते हैं जिसमें दूरबीन रखी थी। इसके अलावा जो क्रॉस नेस्ट में बैठे थे उन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जैसे मान लो कि आप नवंबर दिसंबर के महीनों में रात में बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट बिना चश्मे के साथ, तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और जो सामने रोड पर देखते हो उसकी विजिबिलिटी रेंज भी कम हो जाती है। यही सेम प्रॉब्लम इनके साथ थी। खैर अब रात के 11:30 हो चुके थे। टाइटैनिक से आइसबर्ग की दूरी मात्र 6 किलोमीटर बची थी। कुछ मिनटों के बाद 11:39 पर क्रॉस नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को सामने जहाज के पाथ में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है। वो तुरंत 3 बार घंटी को बजाते हैं और बिना देर किए ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस बात को सुना वो तुरंत इंजन रूम को संदेश देता है कि जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ो, आगे बहुत बड़ा आइसबर्ग है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके 1 मिनट बाद जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। पानी के ऊपर इसकी हाइट क्रॉस नेस्ट के बराबर थे। 200 बाई 400 का एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था। साइंटिस्टों का मानना था कि इसका वेट 1.5 मिलियन टन था। ये टकराव एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ था, इसीलिए इसका डबल बॉटम हल किसी काम का नहीं बचा। क्योंकि अगर जहाज के तली में टकराव होता तो डबल बॉटम हल यूज में आता। जहाँ पर टकराव हुआ था वहां तो सिंगल लेयर ही लगी थी। इस कोलिजन में टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ 10 सेकंड तक रगड़ता रहा, जिस वजह से इसके जो वाटर टैंकर थे उनमें लंबे लंबे कट लग गए। इसके 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रेवस देखने पहुंचे कि इस कोलिजन की वजह से जहाज को कितना इम्पैक्ट हुआ है। देखा तो ये शॉक्ड रह गए, क्योंकि इस इम्पैक्ट की वजह से जहाज के 6 वाटर टैंक डैमेज हो गए थे, जिनमें से बहुत तेजी से पानी अंदर जा रहा था। पर जहाज की कैपेसिटी केवल 4 वाटर टैंकर्स की थी। अगर कोई 4 वाटर टैंक पानी से भर जाते तो ये जहाज आसानी से तैरता रहता। पर ये इतना भयानक कोलिजन था कि इसकी वजह से 6 वाटर टैंकर्स में पानी अंदर जाने लगा, जिस वजह से ये अनसिंकेबल जहाज अब डूब जाएगा। अब तक रात के 12 बज गए थे और कैप्टन तुरंत सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप को डिस्ट्रेस कॉल भेजने का आर्डर दे देते हैं, ताकि जो जहाज पास में हो वो आकर हम सभी को रेस्क्यू कर ले। जैक फिलिप डिस्ट्रेस कॉल भेजने लगते हैं पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर भी वो और भेजते रहते हैं। 20 मिनट बाद ये कॉल्स RMS कारपेथिया जहाज रिसीव
करता है वो रेडियो पर टाइटैनिक के ऑफिसर से बात करता है। इसके बाद तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और टाइटैनिक के लोगों को बचाने चल देता है। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड में चलकर आए तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। अब सवाल ये है कि टाइटैनिक क्या 3.5 घंटों तक सरवाइव कर पाएगा या नहीं। इसके बाद टाइटैनिक पर फ्लेयर और रॉकेट भी छोड़े जाते हैं ताकि जो जहाज नजदीक हो और डिस्ट्रेस कॉल नहीं रिसीव कर पाया हो वो आकर बचा ले। एसएस कैलिफोर्निया जो कि टाइटैनिक से मात्र 10 मील दूर था, ये टाइटैनिक से इतनी नजदीक था कि इस पर के लोग फ्लेयर और रॉकेट को आसानी से देख सकते थे। फिर भी ये टाइटैनिक के लोगों को बचाने नहीं गया। आखिर क्यों नहीं गया, इसका जवाब अभी आगे पता चलेगा। इसी बीच कैप्टन पैसेंजर्स को लाइफ बोट में उतारने का ऑर्डर दे देते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से लाइफ बोट में सबसे पहले औरतें और बच्चे जाएंगे। कुछ पैसेंजर इससे हैरान नहीं थे क्योंकि वो अभी भी मानते थे ये जहाज अनसिंकेबल है। हाँ, टकरा गया होगा किसी आइसबर्ग से, पर ये जहाज डूबने वाला नहीं है। इसीलिए जो पहली लाइफ बोट उतरी थी उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, पर उसमें केवल 28 लोग ही उतरे। धीरे धीरे जहाज में पानी का लेवल बढ़ने लगा। ये देखकर लोगों में हड़बड़ी मच गई। अब सभी लोगों ने रियलाइज कर लिया कि ये जहाज अब डूब जाएगा। पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि जहाज पर लाइफ बोट की बहुत ही कमी थी। मात्र 20 ही लाइफ बोट थी इस जहाज पर, जिनमें मैक्सिमम 1200 लोग ही जा सकते थे। पर टाइटैनिक पर 2240 से भी ज्यादा लोग थे। रात के 1 बजे तक इन 6 कंपार्टमेंट में पानी इतना ज्यादा भर गया कि जहाज का आगे वाला भाग पानी में डूबने लगा, जिस वजह से जहाज का पीछे वाला भाग हवा में उठ गया। 2:05 पर जहाज से आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, पर जहाज में अभी भी 1500 से ज्यादा लोग थे। रात के 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद धीरे धीरे पूरी तरह से अटलांटिक ओशियन में समा गया। कुछ लोग जहाज के साथ डूब गए और कुछ लोग जिन्हें तैरना आता था वो पानी में कूद गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसलिए ये हाइपोथेरिया की वजह से मारे गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इतने ठंडे पानी में जो भी जाएगा वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा ठंड की वजह से। इसलिए ये लोग हाइपोथेरिया की वजह से मारे गए। ऐसा माना जाता है कि कैप्टन अंत तक अपनी व्हील चेयर पर ही बने रहे और जहाज के साथ डूब गए। RMS कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था वो करीब 3:30 बजे के बाद इस लोकेशन पर पहुंचा था। पर जो लोग लाइफ बोट पर निकल गए थे, करीब 705 लोग, इन लोगों को ये जहाज बचा लेता है। इसके बाद बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई। SS कैलिफोर्निया जहाज जो कि टाइटैनिक से मात्र 10 मील दूर था, ये इसलिए टाइटैनिक के लोगों को बचाने नहीं आया क्योंकि SS कैलिफोर्निया और टाइटैनिक जिस एरिया में चल रहे थे उस एरिया में आइसबर्ग बहुत थे। इसलिए SS कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टैंडली लॉर्ड रात को यात्रा न करना उचित समझते हैं, जिस वजह से रात के 11:15 पर जहाज का रेडियो ऑफ कर देते हैं, जहाज को उसी जगह रोक देते हैं। इसीलिए कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक के द्वारा भेजे गए SOS कॉल रिसीव ही नहीं कर पाता है। और वो लोग जो टाइटैनिक पर फ्लेयर और रॉकेट को देखे थे वो जब कैलिफोर्निया के कैप्टन से बताया तो कैप्टन ने कहा कि टाइटैनिक पर अमीर लोग यात्रा करते हैं, इसलिए वो लोग पार्टी कर रहे होंगे। अगर कैलिफोर्निया के कैप्टन फ्लेयर और रॉकेट को सीरियस लेते तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। जिस प्रकार टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, उसी प्रकार से ये जहाज 2007 में
में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इसके भी सेफ्टी फीचर टाइटैनिक के ही जैसे थे।